friends, welcome to our classes. Good morning to everyone. So हम लोग करेंगे अकाउंटेंसी. Good morning, Monica, Supi, and all. बच्चों को पता है कि नहीं आज वो मैंने लॉन्च करी क्लास, तो नोटिफिकेशन दे दें साथ साथ. ऑडिटर हो गया था, उसके बाद वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला पार्ट करना हमने. देखते हो कहाँ है. कॉस्ट ऑडिटिंग भी हो गया, मिल गए, यहीं पर है बस. सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों अपनाने चाहिए. व्हाई? दिस क्लास इज फॉर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट बोथ, क्योंकि दोनों के लिए बहुत ही जरूरी है. यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इसलिए. ठीक है. So adopting Indian accounting standard has many advantages. इसके बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि इससे क्या हुआ, हार्मोनाइजेशन. देखो यहाँ पर दो तरीके के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड जस्ट नॉर्मल हमारे पुराने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ठीक है. लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अपनाना ही हार्मोनाइजेशन के लिए अच्छा क्यों है, क्योंकि वर्ल्ड हमारे जो पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे, मैं को एक ओवरव्यू दे देती हूँ पहले. ठीक है. सो बेसिकली हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे. ठीक है, जो हमने अपने अकॉर्डिंग बनाए थे. ये भी इंडिया के ही थे, बस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला जाता है इनको. बट क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे IFRS ने बेसिकली इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स निकाले, तो उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कहीं ना कहीं मैच करने के लिए, क्योंकि हम लोग ग्लोबलाइजेशन के दौर पे हैं और वर्ल्ड लेवल के कंट्रीज की कंपनीज इंडिया में आती है और बिजनेस करती है, तो यहाँ पर इंडियन कंपनीज भी बाहर एक्सेप्टेबल और वहाँ के भी इंडिया में इजीली एक्सेप्टेबल हो, तो उनके जैसे हमने फिर इंड AS भी निकाले. हमने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को एज इट इज नहीं लिया है, हमने अपने स्टैंडर्ड्स को उनके अकॉर्डिंग अडेप्ट किया है. ठीक है, एज इट इज नहीं लिया है. ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो क्या अभी इस वक्त ये बिल्कुल खत्म हो गया, ये लग रहा है? नहीं. जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस है वहां पर अभी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलाउड है और वो चल रहे हैं. कोई अगर इंड AS को अडॉप्ट करना चाहता है तो कर सकता है, और कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है बड़ी वाली जिनके लिए इंड AS कंपल्सरी है. ठीक है, तो इसका मतलब हमें ये भी पढ़ने हैं और ये भी पढ़ने हैं. फिनिश कुछ नहीं हुआ है. ठीक है.
तो अभी आगे आएगा तो हम साथ साथ भी कर लेंगे। हार्मोनाइजेशन कंपनी कैन स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग रेगुलेशन बाय अडॉप्टिंग दीज स्टैंडर्ड्स। तो इन स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करके कंपनीज स्टैंडर्डाइज कर सकती हैं। इंटरनेशनल फाउंडेशन इंटरनेशनल, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कंट्री के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो कंपैरेबल होंगे। एक्सेप्टेंस होगा, हमें एक्सेप्टेंस मिलेगा वर्ल्ड वाइड, और हम कंप्लायंस के अकॉर्डिंग भी चल सकेंगे, मतलब डिफरेंट कंट्रीज के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से भी चल सकेंगे। सो कंपैरेटिव पीरियड एंडिंग, तो बेसिकली किस किस के लिए कंपल्सरी हुआ? हमारे यहाँ पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो 2015 में आए कि भाई जिसको एक्सेप्ट करना है अपनी मर्जी से कर सकते हो। सो 1 अप्रैल 2015 को एप्लीकेबल कंप्लायंसेस किसके लिए? वॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब एज यू विश, जो भी अडॉप्ट करना चाहता है तो अडॉप्ट कर लो, मर्जी है कंपनीज को। So other small companies can follow accounting standards. 31 मार्च 2016, एक साल बाद, और उसके बाद 1 अप्रैल 2016 से कंपल्सरी हो गया। किसके लिए? 2016 से कंपल्सरी हो गया कंपनीज हुज नेट वर्थ 500 करोड़ इंडियन रुपीस और मोर, 500 करोड़ से ज्यादा, और इसी कंपनी की सारी फिर सब्सिडरी, होल्डिंग, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट कंपनीज को भी फिर कंपल्सरी हो जाएगा। ऐसी कोई भी कंपनी अगर आपकी एक कंपनी इंड एस को एक्सेप्ट करती है, अपनाती है, तो उसके जैसे बाकी कंपनीज को भी कंपल्सरी अपनाना पड़ेगा। 2017, एक साल बाद, कंपनीज जिसकी इक्विटी, डेट, सिक्योरिटी लिस्टेड है एनी स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, नेटवर्थ 500 करोड़। तो यहाँ पर ऐसी कंपनी जिसके 500 करोड़ से ज्यादा है और वो लिस्टेड है, पहले तो ये था। तो उसके बाद अनलिस्टेड कंपनी भी यहाँ पर एंटर कर गई कि अनलिस्टेड कंपनीज के लिए भी 250, ठीक है, उसका आधा उनके लिए कंपल्सरी हो गया। और उनसे रिलेटेड अगर कोई एक भी आपकी कंपनी इंडिया को अपना रही है तो आपके रिलेटेड एसोसिएटेड सारी पार्टीज को अपनाना पड़ेगा। तो ये वो सारी हो जाएंगी, ठीक है। एक सेकेंड, इसका और भी था इंडिया पढ़ाने से पहले, मुझे लगता है कि वो कवर करवाना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक ही कवर करवाते हैं, ये फेजेस चले थे इसके प्रॉपर। तो सबसे पहले मैं आपके साथ बेसिक टर्म्स क्लियर कर रही हूँ। क्या होता है NFRA, गैप, AS, इंड AS, IFRA एंड सारे कंसेप्ट्स क्या होते हैं। देखो गैप क्या है, आप सबको पता है। गैप है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इज अ कलेक्शन ऑफ कॉमनली फॉलोड अकाउंटिंग रूल्स। जो नॉर्मली फॉलो किए जाते हैं अकाउंटिंग रूल्स उनको बोलते हैं गैप। The acronym is pronouncing gap, इसको मतलब गैप से बोलते हैं। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हुआ क्या, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में कुछ नेशनल लेवल पे, हमारे इंडिया के लेवल पे आए। कौन से थे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि ओनली इंडिया में लागू होते हैं। यहाँ आओ उतने में ही। और ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कौन कौन से आए? इंटरनेशनल गैप। अब इंडिया के गैप किसने बनाए थे? अकाउंटिंग इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट, ICAI की फुल फॉर्म क्या है? ICAI ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्रिएट किए थे, ठीक है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यस। सो इनके अंडर आता है ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्रिएट किए थे 21 अप्रैल 1977 में। वही इंटरनेशनल लेवल पे ये जो है, या मशीनरी का नाम है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे पहले, ठीक है। सो IASE ने क्रिएट किए थे। इनके सबके ना फुल फॉर्म मैंने आगे दी हुई है, आई थिंक। सो उसमें आपको दिख जाएगा, नहीं तो मैं यहाँ पे एक बार बता देती हूँ। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करके कुछ होगा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, ठीक है। ये है कौन? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। अब क्या हुआ? अब ये हुआ है कि इसका न्यू वर्जन निकाला गया इंड AS, मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और
यहाँ पर इन्होंने निकाला IFRS। जो IFRS है सो इसके अंदर अब उधर 2001 में आ गया था, तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्लस IFRS, तो अब वहां पर ये चल रहा है। इंडिया में क्या चल रहा है? इंडिया में इंड AS प्लस AS चल रही है। हमने ये कब निकाला? इनके बाद, और वेरी इजी, सब सिंपल सी बात है, NFRA ने निकाला है, उनका IFRA निकाला है इन्होंने, इधर NFRA मतलब नेशनल। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उनके हैं ना इंटरनेशनल वाले, IFRS के द्वारा जो निकाले गए हैं, वो जिस नंबर के हैं कहीं ना कहीं उसी के जैसे से वहां पर 1 है, तो यहाँ पे 101 नंबर है, तो हमने बिल्कुल सिमिलर रखते हुए उनके जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह जिसको जहां जहां ट्रीटमेंट करना है उनका ट्रीटमेंट सिमिलर रखते हुए अपने खुद के बनाए हैं, लेकिन ठीक है। एप्लीकेबिलिटी टू सर्टेन क्लास ऑफ द कंपनी, अभी इस वक्त इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबके लिए कंपल्सरी नहीं है, कुछ प्रकार से किसी किसी कंपनी के लिए कंपल्सरी है। सो 16 फैब 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने नोटिफाई किया कि भाई इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को एक्सेप्ट करते हैं हम, ठीक है, ऐसे। तो अपनी इच्छा अनुसार 2015 में कर सकते थे अडॉप्ट। फिर फेज 1, फेज 2 2016, 2017, उसके आगे वाले फेजेस मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए आप फेजेस करते हैं कि फेजेस कैसे थे इनको अडॉप्ट करने का, ठीक है। सो फेज 1, अकॉर्डिंग टू द इंडियन अकाउंटिंग रूल्स दैट कॉर्पोरेशंस आर एलिजिबल टू फॉलो दिस स्टेप डेजिग्नेटेड एज मैंडेटरी, तो मतलब इस स्टेप को फॉलो करना कॉर्पोरेशंस के लिए कंपलसरी। किस किस को बताओ? लिस्टेड बिजनेस, जो भी लिस्टेड है, कंपनीज जिनकी सिक्योरिटीज लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे और उनके जो नेट वर्थ है वो 500 करोड़ से ज्यादा है, तो यही फेज 1 में आया 2016 में। और ये कैसे चेक करेंगे इस चीज को? कंपनीज फाइनेंशियल अकाउंट्स फॉर प्रीवियस 3 ईयर आर ऑडिटेड फॉर द नेट एसेट्स, नेट एसेट्स को चेक करने के लिए उनके अकाउंट्स को देखा जाएगा प्रीवियस 3 ईयर। तो इसकी वजह से 2016 का प्रीवियस 3 ईयर कब से चालू होगा? 15, 16, 14, 15, 13, 14, 13 से चालू होगा, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट, सेकेंड फेज, फॉलोइंग बिजनेस आर इंक्लूडेड इन फेज 2। Listed firms as of 31st March 2016 are companies whose security are traded on recognized stock exchange. ये वो कंपनीज थी जिनकी सिक्योरिटी recognized stock exchange पे ट्रेड होती है। सेकेंड फेज, ये भी लिस्टेड फर्म्स है। कंपनीज जिनकी नेट वर्थ लेस देन 500 है लेकिन 250 यानी कि 250 करोड़ से ज्यादा है। अब यहाँ पर वो कंपनीज आ गई। पिछली बार से यहाँ पर क्या डिफरेंसेस हैं? सेम चीज है बट इनके नेटवर्थ में डिफरेंट है। 250 से 500 तक की कंपनीज, इनके लिए भी प्रीवियस 3 फिस्कल ईयर कहाँ जाएंगे? 2017 तक, 16, 17, 15, 16, 14, 15, तो 14 से चालू हो रहे हैं 3 इयर्स, इस तक एसेट को देखा जाएगा। उसके बाद फेज 3 आया, यहाँ पे ऑल टाइप ऑफ सभी प्रकार के बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सेबी रेगुलेटेड कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज को भी इस स्टेज को कंप्लीट करना था और इनको भी आपको इंड एस कंपल्सरी कर दिया गया। दिस फेज बिगन 1 अप्रैल 2018। नेट वर्थ ऑफ ग्रेटर देन 500 करोड़ आर एलिजिबल कंपनीज जिनको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एडा वेरीफाई करती है कि क्या, क्योंकि यहाँ पर इंश्योरेंस वाली भी कंपनीज आ गई ना, इसलिए कि क्या उस वो कंपनी इंश्योरेंस रेगुलेशन एक्ट के अंदर आती है और उनको भी फॉलो करना कंपल्सरी है। तो अब भी इनके लिए 500 करोड़ अबव वाले यहाँ पर कंपल्सरी हो गए। नाउ इनका भी कैसे देखेंगे? 2018 तक 17, 18, 16, 17, 15, 16, 15 से चालू होगा इनका नेटवर्क कैलकुलेट करना। नेक्स्ट फेज 4, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर है लेकिन 500 करोड़ से नीचे है, वो भी कंपल्सरी हो गए 2019 तक। सो जो सब्सिडरी है उन सबको भी फॉलो करना पड़ेगा, ये मैंने बता दिया था। विल अप्लाई फॉर द सब्सिडरीज ऑल्सो, जो रूल्स अगर आपके होल्डिंग के लिए लग रहे हैं वो सब्सिडरी एसोसिएट के लिए भी लगेंगे।
हाँ जी, तो यहाँ तक आपको फेजेस समझ में आ गए? यस और नो, जल्दी बताओ। किन किन के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने कंपलसरी हो गए। धीरे धीरे इन्होंने पहले 500 फिर 250, 500 फिर 250 का चलाया है 2016, 17, 18, 19। नाउ सेक्शन 132 क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो हमारे जो बनाए गए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो किसके द्वारा? NFRA, उनका IFRA है ना, हमारा NFRA मतलब नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। सेक्शन 2 एंड सेक्शन 33 बताता है सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किस किस को फॉलो करने हैं, कब कब करने हैं। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब है स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग और एनी एडेंडम देयरटू, मतलब कि उससे रिलेटेड जो भी आगे चेंजेस आएंगे वो सब कुछ कंपनीज के लिए या क्लास ऑफ कंपनीज के लिए सेक्शन 133 के अंदर जो आते हैं। तो गवर्नमेंट बताएगी ना किस किस को कंपलसरी है फॉलो करना। स्टैंडर्ड्स हमें ये बताते हैं कि जो एंट्री करनी है अकाउंट्स में उसको किस तरीके से हैंडल करना है, ये सब बताते हैं। तो नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज अ बॉडी जो सेटअप की गई सेक्शन 210A में कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर ही सेटअप करी गई थी। तो तब की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये एडवाइस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमें अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे कैसे बनाने चाहिए। तो ये कौन है? नकास, मतलब नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब बात करते हैं कि यहाँ पर डिफरेंसेस क्या है IFRS एंड इंड गैप में। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है ये IFRS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा डेवलप किए जाते हैं। किसके द्वारा? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB, जो मैंने इस साइड पे फुल फॉर्म लिखी हुई थी। यहीं पे इंडिया के द्वारा जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, जो कंपनी को लिस्ट वगैरह करती है, ठीक है ना, सो सारे अफेयर्स देखते हैं कंपनीज के, तो वो डेवलप करते हैं। डिस्क्लोजर्स, कंपनी जो फॉलो करती है IFRS मस्ट इंक्लूड नोट स्टेटिंग दैट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉलो IFRS। यहाँ पर कंपनी जो कि गैप को फॉलो करती है, व्हेन अ कंपनी सेज इट फॉलोज इंडियन गैप इट अज्यूम दैट इट डज सो। ऐसा कोई लिखना स्पेशली कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। Adapted by IFRS has been adopted by over 110 countries। हमने नहीं अडॉप्ट किया, ठीक है, हमने अपना खुद बनाया है। तो वैसे 110 कंट्री ऐसे जो जिन्होंने IFRS को एज इट इज अडॉप्ट कर लिया है, जबकि ओनली इंडियन एंटरप्राइज फॉलो गैप या इंड AS और AS। हाउ टू अडॉप्ट फॉर फर्स्ट टाइम? IFRS के अंदर स्पेशली स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है कि सबसे पहले फर्स्ट टाइम अगर मुझे इसको अडॉप्ट करना तो किस तरीके से करना चाहिए। बट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ऐसा कोई प्रोसीजर क्लियरली लिखा ही नहीं है। यूसेज ऑफ करेंसी इन द प्रेजेंटेशन, अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं फंक्शनल करेंसी में, देन एसेट्स लायबिलिटी और बैलेंस शीट ट्रांसमिटेड बाय द एक्सचेंज रेट, तो ट्रांसम्यूटेड बाय एक्सचेंज रेट, नॉट प्रेजेंटेड इन फंक्शनल करेंसी, देन एसेट लायबिलिटी को हमें कहीं ना कहीं, मतलब क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल का है तो हमें बहुत एक्सचेंज रेट्स का भी यूज करना पड़ेगा, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ऐसे करने की जरूरत नहीं है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कम अंडर एग्जम्पशन क्राइटेरिया, कंपनीज नीड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स। यहाँ पर कुछ पैराग्राफ्स दिए हुए हैं जहाँ पर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनानी कि नहीं बनानी उसमें एग्जम्पशंस है, बट एज पर इंडियन गैप यहाँ कंपल्सरी होता है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिपेयरिंग। एक मिनट, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देयर इज, अगर कंसोलिडेटेड है तो बनाने की जरूरी है, इंडिविजुअल के केस में बनाने की कंपल्सरी नहीं है। खैर ये एक एक्स्ट्रा पार्ट है, इतना नहीं आएगा आपको, आगे चलते हैं। ये मैंने डिस्कस कर लिया था आपसे। अब आते हैं आगे, क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइजेस। अब एंटरप्राइजेस को हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं कि उसको क्या करना है। अब ये जो क्लासिफिकेशन है, देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो बहुत आसानी से हम पढ़ लेंगे क्योंकि वो एक मैंने स्टोरी सुनानी, काम खत्म। 2 स्टोरी सुनानी, एक AS की और एक इंड AS की, बट उसके पीछे का बैकग्राउंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज, अब ये किसके लिए है? क्लासिफिकेशन जो यहाँ पर दिखाया गया है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए है, ठीक है, कि किसको अडॉप्ट करना कंपल्सरी है किसको नहीं।
So level 1 enterprises, any enterprise fall in one or more than following categories, then उसको level 1 enterprise कहा जाएगा. इनमें से किसी भी कैटेगरी में आओगे तो level 1 enterprise होगी. और आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अभी सिर्फ AS की बात हो रही है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना कंपल्सरी होगा. Whose equity debt security listed, जो listed है वेयर इंडिया और आउटसाइड, चाहे वो इंडिया में चाहे आउटसाइड में हो, लेकिन इंडिया से काम करे तो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहिए. विच आर प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, जो लिस्ट अपने को करवा रही है, ठीक है, वो इन प्रोसेस ऑफ. बैंकिंग इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव, सारे बैंक्स को लेवल 1 में मान लिया जाएगा. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सभी के सभी. इंश्योरेंस बिजनेस, ऑल कमर्शियल इंडस्ट्रियल बिजनेस जिनकी टर्नओवर, यहाँ से क्वेश्चन बड़ा बनता है, टर्नओवर इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर on the basis of audited financial statement to a 50 करोड़, 50 करोड़ से अगर ज्यादा टर्नओवर जा रही है तो, और including public deposit in excess of 10 crore at any during the accounting period. और public deposits देखो, अगर आपकी टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, ये समझ में आ गया. दूसरा बोरोइंग यानी कि उधार, आपने लोन वगैरह लिया हुआ है, पब्लिक डिपॉजिट्स करा रखे हैं, कितने 10 करोड़ से ज्यादा, तो आप लेवल 1 में आएंगे. होल्डिंग एंड सब्सिडरी ऑफ एनी ऑफ अबव, इनकी सारी सब्सिडरी वगैरह भी एक ही कैटेगरी में आ जाएंगी. नेक्स्ट लेवल 2 एंटरप्राइजेस. लेवल 2 एंटरप्राइज जो लेवल 1 में नहीं आए थे वो, और इनमें से कुछ हो तो वो लेवल 2. सभी कमर्शियल जिनकी उधारी 40 लाख 40 लाख की बात करी गई है, एक मिनट, जिनके टर्नओवर, ठीक है, टर्नओवर से लेकर 50 करोड़, बहुत ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, करोड़ नहीं है लाख है, 40 लाख टू 50 करोड़ वाले, ठीक है. All commercial industrial business reporting enterprise having borrowing including public deposit in excess of 1 crore. अगर आपकी उधारी बोरोइंग 1 करोड़ से ऊपर है लेकिन 10 करोड़ से नीचे, क्योंकि 10 करोड़ से ऊपर तो लेवल 1 में पहुंच जाओगे ना आप, ठीक है. होल्डिंग सब्सिडरी एंटरप्राइज ऑफ एनी वन ऑफ अबव, वो भी आ जाएगा. अब लेवल 3 में कौन आएगा? लेवल 3 में वो आएगा जो 1 और 2 में कहीं नहीं आया, वो लेवल 3 में आएगा. अब इनका क्या काम है, क्यों कर रहे हैं हम? इसके लिए हमारे पास इतने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 2 3 4 5 6, उनके टाइटल्स हमें पढ़ने हैं, अभी वो मैं सिखाऊंगी कैसे करने हैं, वो एक अलग चीज है. अभी मैं लेवल 1 लेवल 2 का कंसेप्ट बता रही हूँ. तो जैसे एग्जांपल के लिए क्वेश्चन आया था आपका कैश फ्लो से कि बताओ 2000, क्योंकि इसका अलग भी है, इस वजह से एक रीजन है कि क्यों आया. 2001 के बाद कैश फ्लो कौन से वाले एंटरप्राइजेस में कंपल्सरी कर दिया गया कि बनानी ही बनानी है. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है, ठीक है. ये कंपल्सरी कहाँ किया था 2001 के बाद लेवल 1 के लिए सिर्फ. तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं कि यहाँ पर आंसर आपका था लेवल 1, ठीक है. या फिर ये था कि ओनली लेवल 1 के लिए 2001 में किस चीज को कंपल्सरी कर दिया था, कौन सा वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो आपका आंसर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स. इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं. तो मैं आपको ये समझा देती हूँ पहले कि किस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. देखो बाकी सब में क्या है, ऑल टाइप ऑफ एंटरप्राइज 1 2 3 सब भाई, इक्की दुक्की जगह जहाँ पे डिफरेंस है वहां हम देख लेंगे. कैश फ्लो में ओनली 1 के लिए कंपल्सरी है, और फिर यहाँ आ जाओ सेगमेंट रिपोर्ट एंड रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर के लिए भी ओनली 1. फिर इधर आ जाओ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, सिर्फ ओनली 1 को कंपल्सरी है. देन इन्वेस्टमेंट एसोसिएट एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बाकी सब सबके लिए. फिर यहाँ पर थोड़े से डिफरेंसेस हैं कि ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको. डिस्क्लोजर ऑफ ऑपरेशन ओनली 1, इंटरिम वाले आपके ओनली 1. यहाँ इसका मतलब क्या है, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, जो कंपनी अपना बंद हो रही है
लेवल 1 के लिए 2004 से, और लेवल 2-3 यानी कि अब सबके लिए है, ठीक है, 2005 से अब सब पे लागू होती है, ये सबके लिए अब। ऐसे ही यहाँ पर भी बोल रखा है इनटेंजिबल एसेट्स के लिए 2003 से कंपल्सरी था ओनली लेवल 1, लेवल 2-3 यानी कि 1-3 अब सब 2004 से, ये है इनके मतलब, ठीक है। इम्पेयरमेंट भी सबके लिए कंपल्सरी है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाले जितने भी हैं ये आपके ओनली लेवल 1 के लिए कंपल्सरी है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला ओनली लेवल 1 के लिए कंपल्सरी, ऐसे इसका मीनिंग निकालते हैं। आप पढ़ लें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1, 2, 3 है और कौन सा क्या है। इसको हम एक स्टोरी के थ्रू भी कर सकते हैं, अगर आपको डायरेक्टली सीधे सीधे याद होता है वो आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं तो आपकी अपनी तरफ से एक प्रयास कर सकती हूँ, एक ट्राई कर सकती हूँ आपको, आपके लिए थोड़ी चीजें आसान बनाने के लिए। बाकी ये अपना इंडिविजुअल कॉल होता है बच्चों का, कोई कहता है मैं तो ऐसे रट्टा मारता हूँ, तो भाई ऐसे कर लो, स्टोरी समझनी तो स्टोरी कर लो, दिस इज योर कॉल, ओके। एक बारी लेकिन जब मैं पढ़ा रही हूँ तो सुन जरूर लो। यस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्रिक आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडीज, मतलब यहाँ पे मैंने एक पर्सन है जो कि बिजनेस करने की सोचता है, ठीक है, तो उसकी कहानी बताई है। आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडीज ए वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, अगर ए चाहता है कि मेरे को नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो सो ही मेक वेरियस प्लान एंड पॉलिसीज रिगार्डिंग द न्यू बिजनेस। तो नया बिजनेस चालू करना चाहता था तो उसने प्लान बनाए, पॉलिसीज बनाई, तो उससे रिलेटेड हमारा फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद हो जाता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, he decide to acquire various inventories for his new business। अब नया नया बिजनेस चलाएंगे हम, दुकानदारी में माल रखेंगे अंदर, we will keep some stock, so stock means inventory। तो सेकेंड याद रहता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम अभी इस वक्त अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही कर रहे हैं, वो मैंने वैसे बता रखा है यहाँ पे ब्रैकेट में कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला नंबर ये है, ठीक है। यस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ट्रिक एक्चुअली अलग होगी। सबसे पहले मैंने बिजनेस करने का सोचा तो मैंने बहुत सारे प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाई, फिर दुकान में शॉप पे हमने इन्वेंट्री रखी, इन्वेंट्री बचाते बचाते गिर गया, आजा। अकाउंट फिर क्या किया, बिकॉज ही नोज दैट बाय सेलिंग इन्वेंट्री ही विल गेट द कैश फ्लोज, उसको क्या मिलेगा, कैश फ्लोज। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। देन बट ही डिड नॉट अवेयर अबाउट कंटीजेंसी, उसको आकस्मिक घटनाओं के बारे में पता ही नहीं था कि पता नहीं ये सब भी हो सकता है, ठीक है। स्टॉक्स वर डिस्ट्रॉयड, उसके बेचारे के स्टॉक्स हो गए डिस्ट्रॉयड। कंटीजेंसी आ गई, अचानक से आकस्मिक घटना आ गई, तो कंटीजेंसी एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट, ठीक है, ये आ गया यहाँ पर। देन डिस्ट्रॉय कैसे हुआ था बताओ, फायर से। फायर टुक प्लेस बिकॉज ऑफ रॉन्ग इलेक्ट्रिकल वायरिंग इन प्रायर पीरियड, उससे पहले वाले समय पे आग लग गई क्योंकि उससे पहले उसने वायरिंग सही नहीं करी हुई थी। तो इधर से हमने एग्जाम्पल लेते हुए, इसका मतलब एग्जैक्टली ये नहीं होता समझ में, ट्रिक है, कहानी है, एग्जाम्पल लेते हुए हमने इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को याद किया। नेट प्रॉफिट और लॉस पीरियड प्रायर पीरियड आइटम्स, ठीक है, किसके लिए, दिस इज एक्चुअली फॉर द प्रायर पीरियड आइटम्स। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी में अगर हम कोई चेंजेस करते हैं तो उससे पहले अगर कोई आइटम्स जो थे उनको कैसे ट्रीट करना है वो आएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में। देन ड्यू टू फायर ऑल एसेट डेप्रिसिएटेड, सारे एसेट एक तरीके से डेप्रिसिएट हो गई, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, अब न्यू कम बात बता दूं, वैसे में पहले था ना मैचिंग में तो आ सकता है, लेकिन अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विड्रॉ कर लिया गया है 6, अब डेप्रिसिएशन नहीं है, फिक्स एसेट वाले में कंबाइन कर दिया इसको, ये अलग से अब नहीं है वैसे। नेक्स्ट, आफ्टर बिजनेस लॉस ही नाउ गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू बिजनेस, ये तो गया चौपट हो गया, होता है यार, नए नए काम करते हैं खत्म हो जाते हैं, जैसे कि मैंने भी बीच में रेस्टोरेंट खोला था बंद कर दिया, फिर अब दोबारा लाइब्रेरी खोल दिया, अच्छा चल रहा है, नया बिजनेस बिल्कुल रियल लाइफ से रिलेटेड है, होता है कि एक बार नीचे ऊपर सब आते हैं। सो आफ्टर बिजनेस लॉसेस ही नाउ गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू बिजनेस, तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड आपका वैसे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है। फिर
and it is clear that only after constructing a new business he will generate revenue. ये भी क्लियर हो गया था कि अब मेरे को पैसा चाहिए तो पुराना वाला तो चौपट खत्म हो चुका है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नया बिजनेस ही करना पड़ेगा और तभी मुझे रिवेन्यू आएगा. तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9. नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स. Ind AS 16. इसके लिए क्या किया, सो ही स्टार्ट एक्वायरिंग फिक्स एसेट फॉर द न्यू बिजनेस. अब नए बिजनेस के लिए भी हमें माल लाना पड़ेगा, ठीक है, फिक्स एसेट्स लेकर आने पड़ेंगे. तो अब अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स आ गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10. Then accounting standard 11, the effect of changes in foreign exchange rates. फिक्स एसेट्स एक्वायर किए थे अपने बिजनेस में. He has lost everything in fire accident, so is now taking loan from foreign exchange. Understood? क्योंकि इस बेचारे का पिछले बिजनेस में लॉस हो गया था ना, कहानी चल रही है हमारी, उसको अब लोन लेना पड़ा. और लोन इसने कहाँ से लिया है, लोन लिया है फॉरेन एक्सचेंज से, ठीक है. तो फॉरेन एक्सचेंज, द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के अनुसार. He is very close to Modi and has government given grant to restart the business. ये पॉलिटिकल पार्टी के साथ बहुत क्लोज था, तो गवर्नमेंट ने इनको ग्रांट्स दे दिया. अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स आ गया, ठीक है. रिलायंस वाला को देते ना ग्रांट्स जैसे एग्जांपल के लिए. नाउ ही हैज मनी रिसीव फ्रॉम फॉरेन लोन, आगे पैसा मिल गया, बधाइयां हो. सो ग्रांट्स भी मिल गए गवर्नमेंट से, दो जगह से पैसा आ गया. So this time he decided to make investments wisely. इस बार भाई इन्वेस्टमेंट बहुत ढंग से करनी है, अब कोई गड़बड़ नहीं चलेगा, ठीक है. फिक्स एसेट तो पहले ले चुके हैं. वेरी इजी ट्रिक्स दीज आर, है ना. As he made good investment, कर लिया हमने इन्वेस्टमेंट. His business now making profit. Therefore उसको ऑफर आने लग गए हैं, चलो भाई हमारे साथ अमलगमेट हो जाओ, हमारी कंपनी के साथ कर लो, आ जाओ. तो मुकेश अंबानी ने हमें ऑफर दे दिया भाई अमलगमेशन का. तो अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशंस. Then when the employee informed about amalgamation, they shouted for the settlement for their outstanding benefit. वो चिल्लाने लग गए, हमारे एम्प्लॉय भी कौन सा सही है, वो भी चिल्लाने लग गए कि भाई हमें पैसा दो, ये कैसे तुम अमलगमेशन दे रहे हो, हमें हमारी सिक्योरिटी का है. तो भाई वो एम्प्लॉय बेनिफिट्स मांगने लग गए. क्या करें, हर एक के साथ यही रोला लारा लपड़ रोना धोना नए बिजनेस के साथ. या तो माल नहीं मिलेगा, माल मिलेगा तो बिजनेस चलेगा, बिजनेस चलेगा तो एम्प्लॉय भाग जाएंगे. एम्प्लॉय को रोको, बेनिफिट्स दो भाई. टू सेटल द एम्प्लॉय बेनिफिट ही टेक फर्दर बोरोइंग. फिर लोन लेना पड़ गया. लो जी, लोन ले लिया हमने, बोरोइंग, ठीक है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, बोरोइंग. बिफोर अमलगमेशन, अभी अमलगमेशन में नहीं गए हम. इट वाज ऑब्जर्व दैट वन ऑफ सेगमेंट वाज परफॉर्मिंग नेगेटिवली. एक आधे सेगमेंट हमारा खराब काम कर रहा था. सेगमेंट रिपोर्टिंग आ गई. सेगमेंट रिपोर्ट रिवील दैट, उस रिपोर्टिंग से हमें पता चला एबनॉर्मल पेमेंट्स वर मेड टू रिलेटेड पार्टी. घपला चल रहा था बीच में, रिलेटेड पार्टीज को आपने एबनॉर्मल पेमेंट्स दे दी थी. तो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर करो, ऐसे कैसे दे दी तुमने. नए बिजनेस में भी यही हाल. The abnormal payment made to related party was high lease rental. Lease rental जितने बनते थे उससे ज्यादा दे रखे हैं उसको. Hence decided to close it down. तो उसको क्लोज करने की बात सोच ली हमने. तो लीज आ गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 फॉर द लीज. आफ्टर क्लोजिंग द लीज सेगमेंट, हमने लीज सेगमेंट छोड़ दिया, नेगेटिवली काम कर रहा था, घपले चल रहे थे बीच में. अर्निंग पर शेयर इज इंक्रीज एंड ऑल द शेयर होल्डर वर हैप्पी. वाओ, मजा ही आ गया, कहीं तो खुशखबरी आई इसकी जिंदगी में. तो अर्निंग पर शेयर उसके इंक्रीज होने लग गए. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 20, वेरी रियलिस्टिक स्टोरी विच इज क्रिएटेड बाय मी नवदीप कौर. चलो फिर नाउ एट द ईयर एंड ही प्रिपेयर्ड हिज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्योंकि अमलगमेशन हो चुका है, कंसोलिडेटेड बनानी पड़ेगी, कंपलसरी है. तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ गई. After closing accounts, proper tax has been paid to the government. Accounting for taxes. बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा बिजनेस संपन्न हो चुका है, हमने टैक्स भी पे कर दिए. अब कंपनी हैज नॉट पेड टैक्स फॉर एसोसिएट बिजनेस. गलती हो गई फिर से. ये जो तुम्हारा एसोसिएट बिजनेस था उसका टैक्स कौन भरेगा. सो अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन
associate business. Because the associate business is now discontinued, अब business ही बंद कर दिया हमने, discontinued operations. To check authenticity of that discontinued business, interim reports को review किया गया. ये देखा गया कि वाकई में क्या डिसकंटिन्यू हुआ है, वाकई में सब उसमें सही है जैसे दिखाया गया है, ठीक है. तो उसमें क्या बनाया गया, इंटरिम रिपोर्ट्स. इंटरिम रिपोर्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 25. After all efforts, business has made its own goodwill. वाह, मजा ही आ गया, बिजनेस की गुडविल बनने लग गई. इंट्री मतलब जो बीच में रिपोर्ट बनती है, जैसे आपके पेपर होते हैं ना, फाइनल एग्जाम, सेमी एनुअली, तो वो इंट्री होता है बीच वाली. So after all efforts, the business has made its own goodwill. Goodwill का मतलब वाओ, intangible assets, ठीक है. Due to his goodwill, he is now going to enter into big project. Joint venture करने वाले हैं हम, क्योंकि हमारी गुडविल हो चुकी है, ठीक है. तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर. After completing the joint venture, assets not justified book value of few assets, hence impairment of assets. जब हम देखो यार, अब जब हम joint venture में जाते हैं, किसी के साथ काम करते हैं, तो फिर कोई ना कोई गड़बड़ियां चलने लग जाती हैं. तो फिर joint venture में जब हम गए तो assets justify नहीं कर रहे थे book value, और assets में कुछ impairments दिखाई दे रही थी, कमियां दिखाई दे रही थी. तो impairment of assets, accounting standard 28. Accounting standard 29. During the joint venture, labor got injured. ध्यान ही नहीं रहता, बस ये कर लो वो कर लो, लेबर पे कौन ध्यान देगा, वो इंजर्ड हो गई. फिल्ड अ केस अगेंस्ट कंपनी, उसने फाइल कर दिया केस. अगेन कंटीजेंट लायबिलिटी फॉर द बिजनेस. तो प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटी कंटीजेंट एसेट के प्रोविजन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 में आ जाएंगे. कर दिया केस, हो गया काम, मजा आ गया. अमाउंट ऑफ मनी पेबल टू लेबर इज मेजर्ड बाय द कोर्ट. कोर्ट ने बताया भाई इतने पैसे तो इसको. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट, and an order has been passed to present the required money to labor. Order pass कर दिया गया. Financial instruments present, क्या किया गया, ऑर्डर पास किया गया कि प्रेजेंट करो, जो पैसा देना है लेबर को, प्रेजेंट करो फॉर द क्लोजर ऑफ द केस. अब केस भी क्लोज हो गया. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर दिखाओ, सारा कुछ अब आपके सामने डिस्क्लोज्ड है, फुल्ली डिस्क्लोज्ड. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लीट. बल्ले बल्ले और शावा. ठीक है, देखो पीडीएफ जो है इन ऐप रहेगी, बाकी उस फंक्शन फीचर के लिए बोला हुआ है. दोबारा बोल दूंगी मैं डेवलपर को कि हाईलाइट करने का ऑप्शन वो दे दे, और अदरवाइज मेरी बुक के अंदर भी सारे नोट्स हैं, ठीक है. तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो. पीडीएफ जो है वो इन ऐप रहेगी एज ऑफ नाउ, यही है. तो ये स्टोरी समझ में आ गई आपको. चलो अब हम करते हैं इंड एएस की स्टोरी. इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ट्रिक. ये फीचर आप सजेस्ट किया गया था बच्चों की तरफ से कि हाईलाइट करने का फीचर मिल जाए, तो हाईलाइट करने का फीचर के लिए बोला हुआ डेवलपर को. दे विल बी डूइंग. थोड़ी सी चीजें साथ साथ आते हैं, लेकिन काफी हद तक नव क्लासेस के ऊपर सारी चीजें बहुत ही अच्छे से चल रही हैं. आपको बहुत ही अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, सिस्टमेटिक तरीके से अच्छे अच्छे फोल्डर्स क्रिएटेड है, ठीक है. इन ऐप पे आप डाउनलोड भी कर पा रहे हो अगर ऐप में हो तो. और टेस्ट हो गए, क्वेश्चंस हो गए, एमसीक्यूज, काफी चीजें अच्छी चल रही हैं. अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्रिक्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1. अच्छा तो कर ले इसकी कहानी. दोबारा बिजनेस खोलने में बड़ा मजा आता है, तो मेरी कहानियां भी मतलब ऐसी ही हो जाती है, ठीक है. हाँ, गिर के सीखते हैं, बिजनेस में होता ही है रिस्क. तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर है यहाँ पर, और उनका नेम ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. सबसे पहले फर्स्ट टाइम एडॉप्शन होता है इंड एएस, भारतीय लेखांकन टिक्स. ठीक है, अच्छा चलो सुनो. सबसे पहले तो इसने बिजनेस खोलना था,
अच्छी बात है जी। अब इसके पास क्वेश्चन है सबसे पहले तो, ठीक है, कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, कैसे मुश्किल है। फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ द इंडियन, ये एक्चुअली कुछ मुश्किल है। वाई? ढंग से दिया ही नहीं हुआ, सबसे पहले इंडिया एक्सेप्ट कैसे करें, एक्चुअली ये मुश्किल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में है, भूल भुलैया में अभी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, शेयर बेस्ड पेमेंट। तो शेयर बेस्ड है मतलब कि उससे पहले जब सोचा कि यार मुझे नया बिजनेस करना है, तो उससे रिलेटेड वो सोच रहा है कि हम कैसे किस किस पर्टिकुलर पर्सन को अपना बनाएं, ठीक है, और साथ में अपना बिजनेस कर पाएंगे। एक सेकेंड, सो एक्चुअली इसकी स्टोरी मैंने अपनी बुक में लिखी हुई थी, मैं भी भूल गई थी, मैं दोबारा सुनाती हूँ, ठीक है। अभी मैं सुना रही हूँ, पेज नंबर 40 पे है, नहीं तो अभी मैं बता रही, सुन लो। सबसे पहले क्या हुआ, मिस्टर राज स्टार्टेड बिजनेस, डिसाइडेड टू अडॉप्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। उसने अडॉप्ट करने की सोची, तो अभी वो क्वेश्चन मार्क में है कि क्या करना है क्या नहीं। उसके बाद देन ही डिसाइडेड टू स्टार्ट बिजनेस ऑन शेयरिंग बेसिस। अब उसने सोचा कि मैं अपना पार्टनर वार्टनर बना लेता हूँ, शेयरिंग बिजनेस पे शेयरिंग बेसिस पे बिजनेस करूंगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 102 शेयर बेस्ड पेमेंट। और सबसे आसान बात यहाँ पर क्या है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियन वाला 102 है, वो IFRS वाला 2 है, बिल्कुल सेम चल रहे हैं, इसलिए उनके जैसा ही बनाया है हमने। शेयरिंग बेसिस पे बिजनेस, ही कंबाइन हिज बिजनेस विद हिज फ्रेंड, ठीक है। उसने क्या कर दिया, शेयरिंग बेसिस पे अपने फ्रेंड्स के साथ ही कंबाइन कर दिया अपना बिजनेस। ही कंबाइन द बिजनेस विद फ्रेंड्स। आप चाहो तो वीडियो से भी लिख सकते हो जो मैं सेंटेंस बोल रही हूँ। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 104, he took insurance to save his business from the losses। लॉसेस से बचने के लिए क्या किया उसने, इंश्योरेंस ले लिया, ठीक है। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे आपके 104 में। देन Due to some problem, he decided to discontinue and sell his non-current assets। कुछ प्रॉब्लम्स आ गई तो उसने सोचा कि मैं डिसकंटिन्यू कर लेता हूँ और नॉन करंट एसेट्स को बेच देता हूँ। तो डिसकंटिन्यू नॉन करंट एसेट्स आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 105। Then he decided to start a new business। सबके साथ होता है, नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोची और उसने सोचा कि मैं एक्सप्लोरेशन एंड मिनरल्स का काम करूंगा, ठीक है, मिनरल रिसोर्सेज का काम करूंगा। ये नया बिजनेस है उसका, बिल्कुल अलग। बाप रे, देखो क्या होगा इसमें अब इसका। Then he decided to disclose all financial instruments properly। अब उसने ये सोचा कि मैं सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ढंग से डिस्क्लोज करूंगा, कोई गड़बड़ी नहीं करूंगा, अब कोई पंगा नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, नहीं चाहिए ना। देन ही सेगमेंटेड ऑल ऑपरेशन फॉर इफेक्टिव डिस्क्लोजर। उसने सारे के सारे ऑपरेशंस को ढंग से सेगमेंट किया, सेगमेंटेड ऑल ऑपरेशन फॉर डिस्क्लोजर। यूज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, और उसने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को भी यूज किया। फर्दर मेड जॉइंट अग्रीमेंट विद बिजनेस विद हिज सन। अपने खुद के बेटे के साथ ही उसने एक जॉइंट अग्रीमेंट बनाया। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल, अच्छा रुको, अभी उसने शेयर किया था ना, तो शेयर करने के साथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई और उसके बाद जॉइंट अरेंजमेंट किया, किसके साथ, अपने ही बेटे के साथ, ठीक है, विद हिज सन, अपने ही बेटे के साथ जॉइंट अरेंजमेंट कर दिया। अब उसको जितनी भी इंटरेस्टेड पार्टी है, पहले वो अपने दोस्तों के साथ लगा हुआ था, अपना बेटा सब है ना, सभी के बारे में डिस्क्लोजर करना कंपलसरी है। एवरीवन, अबाउट एवरीवन ही हैज टू मेक डिस्क्लोजर्स करने के बाद, as Mr. Raj is doing business effectively, it helped in fair value measurement। उनकी fair value measurement में इस चीज ने उनका काफी साथ दिया। तो fair value measurement is 113। Now regulatory authority
अथॉरिटी डिसाइडेड टू चेक डिफरेंट अकाउंट्स। अब रेगुलेटरी अथॉरिटी भी ये देखना चाहती है कि क्या इसका कुछ ऐसा अकाउंट है जो कि डेफर कर रहा है, मतलब कि आगे डेफर अकाउंट्स में क्या आता है आपका, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके पेपर में कि डेफर्ड लायबिलिटी एंड डेफर्ड एसेट्स। डेफर्ड एसेट वो होते हैं जो कि गवर्नमेंट ने मुझे पैसा वापस देना है फ्यूचर में, तो मेरे एसेट हो जाएगा वो। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने एडवांस टैक्स भरा हुआ है तो एडवांस टैक्स मुझे वापस मिलेगा, टीडीएस ज्यादा काटा हुआ है तो वो मुझे आगे जाके मिलेगा, तो मेरे लिए एसेट का काम करेगा। डेफर्ड लायबिलिटी वो होता है कि जो हम अभी नहीं दे रहे होते लेकिन फ्यूचर में मुझे लायबिलिटी यानी कि टैक्स गवर्नमेंट को देना है, तो ये डेफर्ड अकाउंट्स के बारे में रेगुलेटरी चेक गवर्नमेंट भी करना चाहती है, ठीक है। आफ्टर सक्सेसफुल इवेल्युएशन मिस्टर राज गॉट रिवेन्यू, पैसा आ गया पैसा, ठीक है। सो रिवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर, जो हमने कस्टमर्स के साथ ग्राहकों के साथ काम किया था उनको रिवेन्यू मिल गया रिवेन्यू। चलो तो यहाँ पर हो गए हैं 115 तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लेकिन आगे है, रुको भाई, 2 भाग में बना रखे हैं इन्होंने अभी थोड़ा सा। ओके, ये मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, एक्सप्लेनेशन इतनी कंपल्सरी है नहीं आपको, एक मिनट को चेक करने दीजिए। मैं आपको बताऊंगी क्यों कंपल्सरी है, वो चीज थोड़ा सा रुकिए। ये सारे एम्प्लॉय बेनिफिट वगैरह वाला है, आई थिंक इससे पहले थे, इसके पहले वाले, एक बार नीचे तक गो थ्रू कर लो बस, फिर पीछे आएंगे। चलो जी, खत्म होने वाले ये सारे एक्सप्लेनेशंस ये, और क्वेश्चंस बाद में करेंगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इससे पहले वाले भी हैं, वो करते हैं। ये इंड एएस 101 से 105 115 तक 101 से 115 तक की हमने, ठीक है। अभी ये वाले कर लेते हैं। उसके अलावा 115 वाला था लीज, जो कि 2019 से ही आया है, तो आपको पता होना चाहिए। 116 है लीज के लिए, हो सकता है आगे मैंने दिया होगा, नहीं तो सुन लो, मतलब 116, ठीक है, लीज के लिए, जो कि 2019 में अलग आया है। अब आगे आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है ना, ये अलग है क्या मैम? नहीं, एक्चुअली हुआ क्या है कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके 1 से लेकर 41 तक है पहले तो, ठीक है, और उसके बाद डायरेक्टली इन्होंने बीच में दिए ही नहीं ना, जो दिए हैं तो हटा दिए। 101 से 116 तक है, तो मैंने क्या 116 तक करा दिया आपको। अब 1 से लेकर 41 वाले और करने हैं, ठीक है। ये भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही है और भी है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1, अब इसको हमने उन्हें कैसे याद करना है, थोड़ा सा समझ के करना पड़ेगा। सबसे पहले तो प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखानी होती है और अपनी इन्वेंट्री जो लगानी है वो। ये वाले जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको क्या लगता है कैसे हैं? बिल्कुल वैसे जो हमने एएस वाली ट्रिक की थी उसके जैसे, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करनी होगी, उसके अंदर मैंने कौन कौन सा स्टॉक रखा है वो। फिर मैंने, आप ध्यान से आंखें खोल के देखिए, मैंने बीच में एक एरो लगाया है। एरो का क्या मतलब है? एरो का मतलब है कि यहाँ पर गैप है, 1 2 के बाद बीच में कोई नहीं है, सीधा 7 आ गया, फिर सीधा 8 आ गया, 7 8, पर 9 नहीं है, 10 11 12 आ गया। ये वाला कंसेप्ट क्लियर है जी। सबसे पहले तो मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करना होगा, इन्वेंट्री स्टॉक्स वगैरह पूरे दिखाने होंगे। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 3 था ना, वो यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 7 है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कैश फ्लो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। कैश फ्लो इंडियन में 7 नंबर का है। फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंजेस जो भी है वो दिखाने होंगे। इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग द पीरियड, रिपोर्टिंग पीरियड के बाद कोई इवेंट हुई है वो। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, इनकम टैक्स पे करना है, इनकम टैक्स हो गया। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, लीज, रेवेन्यू, एम्प्लॉय बेनिफिट, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, ये सारी वो इससे पहले वाली जो ट्रिक थी ना एएस वाली, उसके जैसा चल रहा है। इंड एएस है लेकिन ये, ठीक है।
इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट वो भी हमें दिखाना होगा। उसके बाद 22 वाला नहीं है, 23 है बोरोइंग कॉस्ट, उधार लेने में कॉस्ट आ गई, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर करना होगा। देन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एसोसिएट्स एंड ज्वाइंट वेंचर भी तो करेगा वो एसोसिएट्स बनाने के बाद, ज्वाइंट वेंचर। उसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमिक्स में कैसे करनी है वो, ज्वाइंट वेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट है हमारा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के प्रेजेंटेशन, अर्निंग पर शेयर, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इम्पेयरमेंट ऑफ द एसेट्स, प्रोविजन कंटीजेंसी लायबिलिटी के लिए, देन इंटेंजिबल गुडविल आ गई थी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड द एग्रीकल्चर 41। बस तो ये 41 तक है, ठीक है। तो ये चीजें, अब मेरी बात समझिए कि हुआ क्या है। हाँ, मुझे ये बताया था कि हमें वो पूरा डिटेल करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो कुछ चीजें हैं आपके जैसे एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कभी कभी बाई चांस ऐसा होता है कि किसी एक आधी शिफ्ट में इनका दिमाग खराब हो जाए, अंदर तो घुस के कोई क्वेश्चन पूछे, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार नहीं आता है। कौन सा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की डिटेल। हालांकि बच्चा ये ना कहे कि हमें प्रोवाइड कर देते, हम खुद ही पढ़ लेते, तो मैंने उसके लिए दे दिए, मैंने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के पूरे डिटेल दिए हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए पूरा डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ऐसा कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में क्या है, उसके अंदर क्या क्या आएगा, मैंने पूरी मेहनत की अपनी तरफ से। लेकिन मैं यहाँ पे कंसेप्ट आपको ये बता रही हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर हम इसको बैठ के एक एक चीज याद करें उसके बजाय, क्योंकि इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो एक आधा आएगा, बाकी का पोर्शन कर लीजिए, पक्का आते हैं। इसका मतलब बाकी के ज्यादातर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से भी आपके क्वेश्चन जो आते हैं वो मैच करने के आते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 इसमें इस कौन कौन सा है या सीक्वेंस में लगाने को इस तरीके के आएंगे, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर क्या है और वो किस चीज के लिए, ये वाला क्वेश्चन मेन आएगा, ठीक है। उस पर ज्यादा फोकस करें। जो मैंने अभी बताया कि कौन सा नंबर है उसको लिख लिख के देख ले, ट्रिक बताई है, बाकी 1 से लेकर 41 तक मैंने और बताए, ठीक है। इसको गो थ्रू कर ले, वो ज्यादा बेनिफिशियल है बजाय कि इक्के दुक्के क्वेश्चन के लिए। इक्के दुक्के में नहीं, एक ही आएगा तो फालतू का। वैसे तो रेयर चांस है, सिर्फ 4-5 साल बाद एक बार इनका दिमाग खराब होता तो अंदर घुस जाते हैं, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है जितना अंदर मैं घुसूं पेपर उसी के लेवल का आ जाए, ठीक है। तो इसलिए इसमें ज्यादा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है एज पर द स्मार्ट स्टडी। बाकी पोर्शन कवर कर लिया जाए। 99 क्वेश्चन अगर बाकी है, 98 क्वेश्चन बढ़िया हो जाए तो एक आधे के कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन इसमें से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी क्वेश्चन कौन सा ठीक हो सकता है, जो आपके मेनली आते हैं मैच करने को, ठीक है। तो चलो मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, बताओगे? थोड़े से क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, मैंने बनाए हुए। चलो बताओ, मेन ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या है? हमारा अकाउंट्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया, क्वेश्चंस कर रहे हैं फॉर द प्रैक्टिस। ओह यस, ये हार्मोनाइज करना, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया में विच ऑफ फॉलोइंग प्रिपेयर्ड गाइडलाइंस AS3? ये ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जो मैचिंग के होते हैं। तो यस, AS में 3 में आएगा कैश फ्लो, लेकिन बाकी भी आपको बताना चाहिए, तो फिर होमवर्क में ये बाकी करके देख लेना, इनका इसका क्या होगा वो भी बताना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन कौन से ईयर में आई थी? ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, आज भी बताया था मैंने, वैसे पता है। आज बताया था। वेरी गुड, मजा आ गया। तो बाकी पढ़ लेते हैं। 73 में आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी बनी थी, 77 में ASB, 2001 में IASB, समझे। सो मैच कीजिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, मतलब अभी के अभी हो जाएंगे, बल्कि आपको तो अगर ताजे याद है तो, नहीं तो अभी आज ही रिवाइज करना, आज ही हो जाएंगे।
सो आंसर इज बी, करेक्ट है आंसर बी। ठीक है, कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 इज रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। और मैं वैसे ही बोल रही थी, वो सेक्शन तो स्टैंडर्ड तो है ना, वो तो याद करना ही है कि उन्होंने अब डेप्रिसिएशन हटा के फिक्स एसेट वाले में ही बात डाल दी है उसकी ट्रीटमेंट। ठीक है, वैसे स्टैंडर्ड पूछेगा तो हाँ है, बाकी हो गया आपका। आगे चलते हैं, बताओ 6 क्या है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है, 2016 का क्वेश्चन है, ये इजी है। डेप्रिसिएशन अभी तो बताया था। ठीक है, अच्छा और बताओ क्या कह रही है। प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट एज पर द 21 इज, खैर नहीं पता था तो पता कर लो, क्वेश्चन से सीख लो चीजें। ठीक है, लिस्टेड कंपनी के लिए कंपलसरी है। अभी कैसे पता चलेगा, ये आज कराया मैंने कि नहीं, नहीं पता था, नहीं ऐसा नहीं कराया मैंने, बताओ कहाँ से पता चला। वो लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 वाले कराए ना, उसके हिसाब से पता चलता है किसके लिए कंपलसरी है। आइए नेक्स्ट, इंडेस है। अब इंडेस है तो आज ये काम करना, आधा हाफ एन आवर के आसपास या मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा, तो वैसे आधा घंटा लगेगा। लिख लेना सारे इंडेस और एएस सीक्वेंस में। सो आंसर हियर इज बी। ठीक है, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। कैसे इंटेंजिबल एसेट का इंड एएस है 38, गुडविल आ गई थी उसके पास। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स का 36, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का है आपका 34 एंड जॉइंट वेंचर का 31। लिख लेना, मैं तो बोल रही हूँ। नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 वाज मेन मैंडेटरी। ये देखो क्वेश्चन, देखो इसको, कब कौन सी ईयर से, वही लेवल वाले उसमें से ही है क्वेश्चन ये। और बाकी एक एएसआरबी सेटअप कौन सी ईयर में था वो बता देना, अभी पीछे आया था एएसबी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ये आपका चेक कर लेना। वैसे ही बाकी लिस्ट भी 1995 से कंपल्सरी था। ठीक है, 1977 इज रिपीटेड क्वेश्चन। Which of following statement are not true? गलत क्या है? मजा ही आ गया कि नहीं आया? रॉन्ग। माइक की आवाज तो आएगी कि माइक गिरा है? अरे वो इस बुक में तो लग नहीं रहा था, या लगता तो लगा रहे थे। चलो, मुझे लगा बहुत ऊंचा हो गया और मैंने ऐसे नीचे लटका दिया। सो ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी, गलत है। क्यों तभी तो लेवल दिए। लीजिए, ये सारे क्वेश्चन करके हम जल्दी फ्री हो जाएंगे आज तो। आंसर D is the correct answer. Accounting standard 6 is related to depreciation and accounting standard 10 is related to your fixed assets. ठीक है, ये तो बड़ा easy है। 16 borrowing cost and 19 for lease. बताओ कौन बनाता है, किसने क्या क्या बनाया है? Accounting principles, assumptions, modifying principles, accounting standards.
इसका आंसर दे रही हूँ। Yes, accounting principles stated by revenue recognition, मतलब ये एक प्रिंसिपल है. Yes, so accounting assumption है money measurement, modifying principles maternity वाला है, materiality मतलब materiality का मतलब कि क्या जरूरी है, कंपल्सरी है, material. accounting standard IAS भी बनाता है. वैसे तो एक ही से हो गया यहाँ से भी. AS को मैच करना है. C is the correct answer. ठीक है. Closing stock valuation is accounting standard 2. हाँ तो यहाँ से भी हो जाएगा. बाकी आगे चलते. Which international accounting standard deal with cash flow? Very easy question. गवर्नमेंट ग्रांट्स वाला हमें वो IAS बताना है, ये बताना है. जो हमारे इंडिया का 100 समथिंग है ना, वो उनका डायरेक्टली वो है. ये मैंने ट्रिक बताई थी आपको. ठीक है, हो गया ये. अबे इंटरनेशनल वाला इंडियन के जैसा है ना. ओके ठीक है. और ये ग्रांट्स वाला हमारा इंडिया का इंड AS 107 है. ट्रिक नहीं बताई तुम्हें, तो उनका वो 7 है. याद ही नहीं करना, उसको कौन पढ़ेगा. सेम है. So picking the accounting standard with government grants, हाँ grants वाला 12 था. AS 20 किस में आएगा, उसमें क्या आएगा. अच्छा. और डेप्रिसिएशन का तो सिंपल ही है, बार बार रिपीट हो रहा है. अर्निंग पर शेयर योर करेक्ट आंसर. चलो भाई खत्म, टाटा बाय बाय. पूरा एंड तक कर लिया है अकाउंट्स. सो बाकी रिवीजन कीजिए अभी 1 घंटा. जैसे अगर हमारा क्लास जल्दी फिनिश हो रही है तो क्या करोगे आप रिवाइज करोगे. ठीक है, बैठ के 1 घंटा एक AS कर लो. PDF खुल जाएगी ना, यही कर लो. 11 बजे तक काम खत्म. ठीक है. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नेट JRF एंड ऑल इंडिया रैंक 1. ऐसे ही ना क्लासेस देखते रहो और अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर से शेयर करना. इतना इजी था. हाँ, एमी टेंशन ली हुई थी. मेरे साथ सब इजी रहेगा. थैंक यू.